Hey everyone, welcome back to the channel. So from today onwards we are going to start disorders of renal and urinary system. Actually one of my friend has suggested me that I should be doing it like some serial or some sequence wise because previously I have been taking topics randomly, so it was not working well. So from today onwards we will start renal and urinary system disorders, and the first topic is going to be acute kidney injury. तो जो अक्यूट किडनी इंजरी है इसको अक्यूट रीनल फेलियर या फिर सिंपली अक्यूट किडनी फेलियर भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें सडनली ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 2 दिन से भी कम टाइम में किडनीज जो हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर देती हैं। किडनीज का फंक्शन क्या है? बेसिकली फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो जब ब्लड को फिल्टर ही नहीं कर पाएंगी किडनीज तो ब्लड में बहुत ज़्यादा वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाएंगे। उस कंडीशन को कहा जाएगा एजोटीमिया। अब हम देखते हैं इस डिसऑर्डर के कॉजेज़ कि क्यों ऐसा होता है कि बहुत ही शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम में किडनीज जो हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर देती हैं। तो इसमें सबसे 3 तरह के इसके कॉजेज़ हैं: प्री रीनल, इंट्रा रीनल और पोस्ट रीनल। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे प्री रीनल कॉजेज़। अब प्री रीनल का अगर हम मतलब देखें तो प्री मतलब पहले, रीनल मतलब किडनीज, यानी कि इसमें किडनीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किडनीज जो हैं उनको ब्लड जो सप्लाई है वो रिड्यूस्ड है, उनको ब्लड नहीं मिल रहा है। अगर ब्लड नहीं मिल रहा है तो किडनीज अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म करेंगी। अब ब्लड क्यों नहीं मिल रहा है किडनीज को? इसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइपोटेंशन, ब्लड लॉस, या फिर हो सकता है फ्लूइड लॉस थ्रू वॉमिटिंग, डायरिया, समटाइम्स कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये सब कॉजेज़ हो सकते हैं, प्री रीनल कॉजेज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से किडनीज़ को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है। या फिर समटाइम्स रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, या फिर रीनल आर्टरी एम्बोलिज्म। ये भी कॉज हो सकते हैं कि जो एम्बोलिज्म, ये भी कॉजेज़ हो सकते हैं कि जो किडनीज़ हैं उनको ब्लड सप्लाई एडिक्वेटली नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से किडनीज़ जो हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। अब जो सेकंड है इंट्रारीनल। इंट्रारीनल का मतलब ही यही है कि किडनी में कोई प्रॉब्लम होगी, किडनी का कोई डिसऑर्डर होगा जिसकी वजह से किडनीज़ जो हैं वो किडनी फेलियर हो जाएगा, अक्यूट किडनी फेलियर। तो इसमें मेनली 3 डिजीज़ेज़ बताई गई हैं। अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज भी है अक्यूट किडनी फेलियर का। अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में क्या होता है, जो किडनी की जो टिब्यूल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से किडनीज जो हैं वो ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती हैं। या फिर पाइलोनेफ्राइटिस इसका एक कॉज हो सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी ड्रग्स हो सकती हैं जो नेफ्रोटॉक्सिक है नेचर में, तो उनकी वजह से भी अक्यूट किडनी फेलियर हो सकता है। वो सब इंट्रारीनल कॉजेज़ में ही आएगा। अब आते हैं पोस्ट रीनल कॉजेज़। तो पोस्ट रीनल कॉजेज़ में वो सब ऑर्गन की प्रॉब्लम आ सकती है जो किडनी के बाद, जैसे कि यूरिटर्स या यूरिनरी ब्लैडर। तो फॉर एग्जांपल यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है किसी कंप्रेशन की वजह से, या किसी कोई और प्रॉब्लम, कैलकुलस यानी कि स्टोन्स हो सकते हैं। यूरिट्रल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू कंप्रेशन विद सम एब्डोमिनल और पेल्विक मेलिग्नेंसी। अगर जो यूरिटर्स हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहे हैं तो उस वजह से यूरिन जो है वो ड्रेन आउट नहीं हो पाएगा, किडनीज़ में एक्यूमुलेट हो जाएगा। उस कंडीशन में हाइड्रोनेफ्रोसिस भी हो सकता है, या फिर प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, इसकी वजह से भी कंप्रेशन डेवलप होगा ब्लैडर के ऊपर। तो ये सब कॉजेज़ जो हैं पोस्ट रीनल के अंदर आएंगे। इनसे भी क्या होगा, जो किडनीज़ हैं वो यूरिन को ड्रेन आउट नहीं कर पाएंगी, तो वो भी एक अक्यूट किडनी फेलियर का रीज़न हो सकता है। तो अब हमने इस डिसऑर्डर के कॉजेज़ तो देख लिए। अब इसके 4 फेजेस होते हैं: ऑनसेट फेज, ओलिग्यूरिक फेज, डायूरेटिक फेज और रिकवरी फेज। तो सबसे पहले है ऑनसेट फेज। ऑनसेट फेज में क्या होता है कि कोई भी कॉज जो है वो डेवलप होना स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल ब्लड लॉस, या फिर जीआई फ्लूइड लॉस, वॉमिटिंग, डायरिया, या फिर पाइलोनेफ्राइटिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस। ये कोई भी कॉज जो है वो इस्टेब्लिश होगा, उसकी वजह से डिजीज़ आगे प्रोग्रेस करेगी। तो ऑनसेट फेज में कोई भी ट्रिगरिंग इवेंट, हम कह सकते हैं कि कोई भी ट्रिगरिंग इवेंट ऐसा होगा जिसकी वजह से ये डिजीज़ प्रोग्रेस करेगी आगे।
तो अब आता है सेकंड फेज़, ओलिग्यूरिक फेज़। जो ओलिग्यूरिक फेज़ है, इसमें नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें ओलिग्यूरिया होगा। ओलिग्यूरिया का मतलब कि जो यूरिन आउटपुट है वो लेस देन 400 ml होगी पर 24 आवर्स। तो इस फेज़ ये ओलिग्यूरिया क्यों होगा कि जैसे किडनीज़ हैं वो वेस्ट को फ़िल्टर आउट ही नहीं कर पा रही हैं, तो यूरिन ही नहीं बनेगा। यूरिन नहीं बनेगा तो उसकी वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस होंगे, लेकिन मेन फीचर यही है कि लेस देन 400 ml यूरिन आउटपुट होगी पर 24 आवर्स में। अब क्योंकि ये ओलिग्यूरिक फेज़ है और इसमें यूरिन का आउटपुट कम है, तो जो यूरिन अगर आउटपुट कम है, तो जो वेस्ट टॉक्सिक वेस्ट्स हैं वो बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है और जो क्रेटिनिन है उनका लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा। क्या एक तो यूरिन आउटपुट 400 ml से लेस हुआ, सेकंड बर्न और क्रेटिनिन का लेवल इंक्रीज हो गया। अब थर्ड चीज़ आती है कि जो हमारी किडनीज़ हैं वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करती हैं। तो अब अगर किडनीज़ जो है फंक्शन ही नहीं कर रही हैं तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैसे होगा कि जो पोटाशियम है नॉर्मली वो एक्सक्रीट आउट होता था यूरिन में, तो वो भी अब ब्लड में रिटेन होगा और उस कंडीशन को हाइपर कैलीमिया बोलेंगे। तो और क्या हुआ इस फेज में, हाइपर कैलीमिया। अब सेकंड, फॉस्फेट भी यूरिन में एक्सक्रीट होता था, वो भी नहीं होगा, तो उस कंडीशन को हाइपर फॉस्फेटीमिया बोलेंगे, हाइपर फॉस्फेटीमिया। और जो थर्ड चीज़ होगी वो क्या होगी, हाइपर नेट्रीमिया, यानी कि सोडियम की भी रिटेंशन हो जाएगी। ठीक है, तो अब हाइपर कैलीमिया हो गया, हाइपर फॉस्फेटीमिया हो गया और हाइपर नेट्रीमिया हो गया। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो कैल्शियम है उसका हमेशा से इन्वर्स रिलेशनशिप होता है हमारे फॉस्फोरस के साथ। और डायरेक्ट आप ये शॉर्ट ट्रिक में याद कर सकते हैं कि अगर मैंने इसको इस तरीके से याद किया था कि कैल्शियम का लेवल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीशियम के साथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फॉस्फोरस के साथ। तो जब भी कभी फॉस्फोरस का लेवल बढ़ा तो कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, इसलिए इस कंडीशन में क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया। तो हाइपर फॉस्फेटीमिया हुआ और साथ में हाइपोकैल्सीमिया हो गया। तो मेनली 4 इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हुआ, हाइपर कैलीमिया, हाइपर फॉस्फेटीमिया, हाइपरनेट्रीमिया और हाइपोकैल्सीमिया। और स्पेशली बहुत जगह ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जिसका लेवल कम होगा ओलिग्यूरिक फेज ऑफ अक्यूट किडनी फेलियर में, तो उसका आंसर वुड बी कैल्शियम। ये क्वेश्चन ट्रिकी है एक हिसाब से क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। अब जो तीसरा फेज़ है वो है डायूरेटिक फेज़। अब क्या था कि अभी तक तो यूरिन आउटपुट इतनी कम थी, अब एकदम से यूरिन आउटपुट कैसे बढ़ गई, मतलब डायूरेसिस कैसे हो गया, क्योंकि डायूरेसिस का तो मतलब ही है इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट, और इंक्रीज कितना, ग्रेटर देन 400 ml पर 24 आवर्स। तो इस ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब ओलिग्यूरिया हुआ पेशेंट को और उसका बर्न क्रेटिनिन लेवल इंक्रीज हो गया तो पेशेंट हमारे पास आ गया और जो फिजिशियन है उसने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी। तो अब ट्रीटमेंट की वजह से क्या हुआ, यूरिन आउटपुट बढ़ गई, उस पेशेंट की यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगी। अब जब यूरिन आउटपुट इंक्रीज हुई तो जो एक्सेस ऑफ पोटाशियम था वो भी बाहर निकलना स्टार्ट हुआ। तो इस फेज में होगा हाइपोकैलीमिया। पहले हाइपर कैलीमिया हुआ, अब जो पोटाशियम है वो बाहर निकलना स्टार्ट हुआ तो वो हाइपोकैलीमिया। अब फॉस्फेट भी बाहर निकलेगा तो हाइपोफॉस्फेटीमिया। मतलब जो भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ओलिग्यूरिक फेज में हुए वो सब इस फेज में रिवर्स हो जाएंगे, हाइपोफॉस्फेटीमिया। और साथ में कैल्शियम का क्या होगा, हाइपर कैल्सीमिया, उल्टा इसमें हो जाएगा। और एक और चीज़ इसमें होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो गई है तो उसकी वजह से वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, हाइपोवॉलीमिया, ये इसमें हो जाएगा। अब जो लास्ट फेज़ है वो है रिकवरी फेज़। इसमें क्या होगा, जो भी एक्सेस ऑफ बर्न लेवल, क्रेटिनिन लेवल एक्सेस जो है वो टुवर्ड नॉर्मल आएंगे, स्टेबलाइजेशन होगी। स्टेबलाइजेशन आप इसको कह सकते हैं, जो भी बॉडी में इम्बेलेंसेस थे उनकी स्टेबलाइजेशन। बट इस फेज़ को कंप्लीट होने में 1 to 2 ईयर्स इतना टाइम ये लेता है, मतलब रिकवरी सडन नहीं है। अब जो लास्ट चीज़ है इसमें वो है नर्सिंग इंटरवेंशंस। तो नर्सिंग इंटरवेंशन में सबसे पहली चीज़ है वाइटल साइन मॉनिटरिंग। वाइटल साइन मॉनिटरिंग क्यों, क्योंकि हाइपरनेट्रीमिया था जब पेशेंट हमारे पास आया, तो हाइपरटेंशन तो होगा ही। सेकंड, वाइटल साइन मॉनिटर कर लिए। बाकी वेट गेन भी इसलिए क्योंकि
यूरिन फॉर्मेशन कम हो रही थी तो फ्लूइड रिटेंशन था, फ्लूइड रिटेंशन था तो वेट गेन होगा। और वेट गेन जो हम करते हैं, वो जो वेट असेस हम करते हैं, वो हमेशा उसमें 3 चीज़ें होती हैं कि सेम स्केल, जो वेइंग मशीन है, जो सेम स्केल मतलब सेम होना चाहिए। सेकंड, सेम क्लोथ्स, पेशेंट ने वही क्लोथ्स पहने होने चाहिए जो रेगुलरली हम वेट में चेक करते वक्त पहनता है वो। और थर्ड, सेम टाइम ऑफ द डे, हमेशा एक ही वक्त पे हमने उसका जो वेट है वो चेक करना है। तो अगर 1/2 to 1 pound जो है वेट गेन हो रहा है वन डे, एक दिन में, तो उसका मतलब है कि वो फ्लूइड रिटेंशन पेशेंट को है। या फिर 0.25 to 0.5 kg अगर वेट गेन हो रहा है पर डे, तो मतलब इट इंडिकेट्स फ्लूइड रिटेंशन। उसके बाद थर्ड चीज़ है एसिडोसिस के लिए असेस करना है, और अगर एसिडोसिस है तो सोडा बाइकार्ब डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन पे देना है। एसिडोसिस क्यों होगा? क्योंकि जो H पॉजिटिव आयन है वो भी यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं। अब यूरिन फॉर्म नहीं हो रहा है तो वो भी एक्सक्रीट नहीं होंगे, और वो एक्सक्रीट नहीं होंगे तो पीएच कम हो जाएगी और एसिडोसिस होगा। और एक और चीज़ है कि इन पेशेंट्स में कॉन्शियसनेस लेवल अल्टर हो सकता है, क्योंकि एजोटीमिया, एजोटीमिया मैंने स्टार्टिंग में बताया था, रिटेंशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द ब्लड, उसकी वजह से जो है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो अल्टर कर सकता है। तो ये था अक्यूट किडनी इंजरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।